तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, देखिए यहां पर कि तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2 व s3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 प्लस s3 बराबर पे 2s2। ठीक है बच्चों, यहां पर तो आपको तीन समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और सभी के n पदों के योगफल आपको s1, s2 और s3 दे रखे हुए हैं, उनके योग दे रखा हुआ है आपको। सभी श्रेणी का प्रथम पद 1 है एवं सार्वंतर जो है पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। तो हमको इतना सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले भी n पदों का योगफल का सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो Sn बराबर आप जानते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये तो आप जानते हैं सभी लोग। अब इसी सूत्र के हिसाब से हम लोग यहां पर क्रमशः योगफल निकालेंगे। तो पहली श्रेणी के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहली श्रेणी, तो पहली श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद दे रखा हुआ है 1, तो a बराबर आपको दे रखा हुआ है, यहां लिख लेते हैं पहली श्रेणी के लिए a बराबर है 1, है ना, क्योंकि हमको a का मान चाहिए। यहाँ कैपिटल डाल दिया मैंने, स्मॉल आप लिख सकते हो। a का मान 1 दिया हुआ है और सार्वंतर पहले के लिए आपको d बराबर दिया हुआ है 1। ठीक है, अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पहली श्रेणी के लिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल तो n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? पहली श्रेणी के लिए s1 दिया है, तो आप इसमें डायरेक्टली मान रखिए s1 बराबर, है ना, n पदों का योगफल हमने sn की जगह में क्या रख दिया, s1 दे रखा हुआ है हमको, बराबर पे n बटा 2, तो पद संख्या n ही बोली हुई है इसलिए n ही रखना है, n बटा 2 2a, a का मान है बच्चों 1 प्लस n माइनस 1 और गुणे पे d का भी मान आपको बच्चों 1 ही है। यहां पर इसको हल कर लीजिए तो आपको मिलेगा s1 बराबर n बटा 2, 2 एकम 2 आ गया, प्लस में आप चाहे तो 1 का गुणा कर दें, 1 गुणा n हो जाएगा माइनस 1 एकम 1, तो ये आपको बच गया बच्चों n बटा 2, देखिए, और गुणे पे आ गया 2 माइनस 1, तो ये बचेगा यहां पर 1 और प्लस में आ गया n। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें? अब जैसे पहले पदों का हमने निकाला पहली श्रेणी के लिए, इसी प्रकार से हम दूसरी श्रेणी के लिए भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो दूसरी श्रेणी के लिए, है ना, तो दूसरी श्रेणी के लिए देखिए प्रथम पद तो सभी के लिए 1 ही दे रखा हुआ है, तो a बराबर इसके लिए भी 1 हो गया। d का जो सार्वंतर का जो मान है देखिए आप दूसरी श्रेणी के लिए 2 दे रखा हुआ है ना, और सूत्र आपको पता है। तो n पदों का योगफल डायरेक्टली हम कर लेते हैं s2, है ना, दे रखा हुआ है हमको n पदों का योगफल s2 है, तो रखिए मान n पदों का योगफल तो n बटा 2 2a, है ना, 2a, और a का मान आपको दिया हुआ है बच्चों यहां पर 1 प्लस n माइनस 1 और गुणे में d का मान आपको दिया है 2। ठीक है, इसको आप आगे हल करोगे तो आपको मिल जाएगा n बटा 2 और 2 एकम क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 2 प्लस 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा n, 2n मिल गया बच्चों, फिर माइनस 2 एकम 2। क्लियर है यहां तक बच्चों? आप देखेंगे आगे यहां पर 2 प्लस में है 2 माइनस में है, कट गया बच्चों। तो s2 बराबर जो है आपका वो क्या बच गया, देखिए n बटा 2 और गुणे पे आ गया आपके पास में 2n। ठीक है, यहां से आप 2 2 कट कर सकते हैं, कट हो गया, क्या बच गया बच्चों n गुणा n स्क्वायर, तो s2 का भी मान मिल गया आपको n स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरी श्रेणी के लिए दे रखा हुआ है, तो हम तीसरी श्रेणी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो तीसरी श्रेणी के लिए बच्चों देखिए प्रथम पद a का मान 1 ही है, d का मान आपको दे रखा हुआ है 3, सार्वंतर का मान आप मान रखिए। तीसरी श्रेणी का आपको योगफल दे रखा हुआ है s3 और बराबर पे n पदों का योगफल तो n बटा 2, अगेन तरीका वही है हमारा 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे पे d का मान। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इस पे?
आगे हल करिए तो n बटा 2 एकम कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 3 का गुणा करना है इस बार, तो 3 गुणा n 3n और माइनस पे 3। ठीक है, देखिए यहां पर 2 में से 3 घटाना पड़ेगा तो वो ऋणात्मक मिलेगा, तो पहले मैं n वाले को लिख लूंगा, है ना। तो n बटा 2 और आपको मिल गया यहां पर गुणे पे 3n और 2 माइनस 3 तो माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये मान मिल गए आपको S1 के, S2 के और S3 के, और इसके हिसाब से आपको सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 बराबर जो होता है वो 2S2 के होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। तो जो आपको जिधर का भाग बड़ा दिखता है, जैसे LHS का भाग मुझे बड़ा दिख रहा है, जोड़ने वाला है, तो मैं LHS को लेकर के चलूंगा। तो हमने यहां पर लिया पहले बायां पक्ष। ठीक है बच्चों, बायां पक्ष क्या दिया है बायां पक्ष बच्चों आपका S1 प्लस S3। तो बारी बारी से इसमें मान रखिए। S1 का मान कितना है बच्चों, देखिए जरा, आपको आपने हल किया हुआ है, यहां है n बटा 2 और गुणे पे है आपके पास में 1 प्लस n या फिर n प्लस 1, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखा हमने S3 का मान देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है n बटा 2 और गुणे पे है आपके पास में 3n माइनस 1। तो इसको आप जोड़ लें, जोड़ करके हल करने की कोशिश करें और यहां पर हम 2s2 लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा वो प्रूफ हो जाए। तो चलिए n बटा 2 देखिए बच्चों यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हमने n बटा 2 दोनों जगह से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से हल करने में आसानी होती है, ध्यान रखना है। तो यदि यहां से n बटे 2 हमने लिया तो क्या बचा बच्चों, यहां पर 1 प्लस n बचा, प्लस है तो प्लस लिखा हमने, और यहां क्या बचेगा 3n माइनस 1। को दिक्कत यहां पर बच्चों, 1 प्लस में है देखिए, 1 माइनस में है, कट गया, तो यहां पर बच गया आपको बच्चों n बटा 2 और गुणे पे आ गया 3n प्लस n, कितना हो गया आपका 4n, जहां 2 आप इसको कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, तो ये आ गया बच्चों 2 गुणा n गुणा 2n, तो क्या कह देंगे हम इसको 2n स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कहीं पर हमें S2 मिलता है क्या, S2 का कुछ मान है यहां पर, तो आप देख रहे हैं S2 का मान है सिर्फ हमारा n स्क्वायर, सिर्फ ये जो मान है ये S2 का मान है। हम यहां लिखते हैं चूंकि S2 बराबर है आपका n स्क्वायर के, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर कि S1 प्लस S2 बराबर पे कितना हो जाएगा 2, और ये n स्क्वायर मान हो गया किसका S2 का, है ना। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। चाहे तो इसी के बराबर पे लिख दें 2s2 पहले, है ना, प्रूव्ड। क्लियर है बात बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये 14th क्वेश्चन को सॉल्व किया। नोट डाउन करें इसको। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहां पर कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n व 3n पदों के योगफल, है ना, ये पद संख्याएं दे रखी हैं जिनके योगफल क्रमशः S1 S2 व S3 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 गुणे पे S2 माइनस S1। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको यहां पर सीधे सीधे पद संख्या मतलब कितने पदों का योग हमको S1 S2 S3 ऐसा करके दे रखा हुआ और सिद्ध करना है। प्रथम पद नहीं है, सार्वंतर नहीं है, तो सबसे पहले हम वहीं से इसको अज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माना प्रथम पद, है ना, प्रथम पद A व सार्व अंतर D है, क्योंकि बिना इसके तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले हमको उसको दिखाना पड़ेगा। माना प्रथम पद A व सार्वंतर D है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो जब ये दो चीजें हो गई हमारे पास में, अब हम योग का सूत्र लगा सकते हैं। योग का सूत्र क्या होता है बच्चों, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ध्यान रखना है ये प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है हमेशा, है ना, शुरू से लेकर के n पदों के योगफल तक का। तो n पदों का योगफल जिसको हम Sn कहते हैं बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे पे d। बाकी सारी चीजों से तो आप परिचित हैं। चलिए, तो अब बोला हुआ है हमको कि किसी समांतर श्रेणी के इतने 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 पदों के योगफल क्रमशः दे रखे हुए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। यहां पर हमको दिया हुआ है n पदों के योगफल, तो हमने यहां पर लिखा n पद के योगफल
और ये आपको दे रखा हुआ है कितना है बच्चों, देखिए S1, तो हमने डायरेक्टली लिखा यहाँ पर S1 और फॉर्मूले पे डाल दीजिए n पदों के योगफल, तो n की जगह पे पद संख्या n ही है, n बटा 2 हमको मानना पड़ा था तो इसलिए कोई मान नहीं है वहां पर, n-1 और गुणे पे d है, d भी हमने माना हुआ था, n की जगह पे n ही रखना है, इस पे और हम आगे कोई भी हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद n के बाद क्या बोला है बच्चों, 2n पदों का योगफल, तो यहां से हम ले लेते हैं इसको 2n पद के योगफल। ठीक है बच्चों, तो 2n पद की योगफल मतलब हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको S2 बोलेंगे, S2 बोला हुआ है आपको, तो S2 बराबर, अब n का मान कितना हो गया बच्चों आपके पास में, 2n हो गया ना, तो n की जगह पे क्या रखना है आपको, 2n बटे में 2, और फॉर्मूला आ गया आपका 2a प्लस फिर से n है ना, n का मान पद संख्या कितनी है बच्चों आपकी, 2n माइनस 1 इंटू पे d। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से 2n पदों के योगफल मिल गए हमको, अब हमको निकालना है 3n पदों के योगफल, तो यहां हम देख लेते हैं 3n पद के योगफल, क्रम से चलना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, 3n पद के योगफल, तो जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर S3 दिया गया है हमको, और 3n पद के योगफल, पद संख्या कितनी है बच्चों आपकी, 3n है, यहाँ हमने रखा 3n बटे में 2a प्लस n की जगह पर 3n माइनस 1 और गुणे पे d। ठीक है बच्चों यहाँ तक, चलिए तो हमको S1, S2 और S3 के मान हमने बारी बारी से करके निकाल लिए। अब प्रश्न में बोलता है तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर होगा 3 गुणा S2 माइनस S1 के, और आपको मैंने अभी बताया है कि जो भी भाग हमको बायां पक्ष या दायां पक्ष जो भी बड़ा दिखता है जिसको हम हल कर सकते हैं वहां से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं दायां पक्ष आपको बड़ा दिख रहा है, तो आप दायां पक्ष को लेकर के चलिए, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, है ना, दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा है दायां पक्ष, देखिए बच्चों दायां पक्ष को हम हल करेंगे और बायां पक्ष लेकर के आएंगे। तो दायां पक्ष है आपका बच्चों 3 गुणा S2 माइनस S1, ये लिखा हुआ है, इसमें आप मान रखिए बारी बारी से। तो देखिए 3 और गुणे पे S2 माइनस S1, तो 3 गुणे पे S2 माइनस S1, तो हमने 3 लिखा, 3 के गुणे पे S2 का मान कितना है बच्चों, देखिए जरा, तो यहां पर है ये 2n बटे पे 2, ठीक है, और फिर इसके अंदर पे देखिए 2a प्लस इतना लिखा हुआ है, उसको लिख दीजिए आप 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू पे d। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, ध्यान रखना है मैंने S2 का मान ये रखा ना, अलग किया, इसको ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट हमने डाल दिया है, यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए आप आगे। क्लियर है बात बच्चों। अब S1 कितना दिया है बच्चों, देखिए तो n बटा 2, फिर से वही मंझला ब्रैकेट डालिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये मंझला ब्रैकेट भी बंद आपका और बड़ा ब्रैकेट भी। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट इसमें बच्चों। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि जो जो चीजें आपको कॉमन दिखती हैं पहले आप उसको कॉमन बाहर निकाल लो, है ना। जैसे देखिए n बटा 2 यहां पर भी है, n बटा 2 यहां पर भी है, हम इसको बाहर कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा हल करने पे। तो हमने जब यहां से n बटा 2 दोनों जगह से बाहर लिया, 3 पहले से है तो 3 पहले से आया, n बटा 2 बाहर आ गया, तो कितना बच गया, ये 3n बटा 2। तो अब यहां पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर आपका बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है बात ये, तो 2 और अंदर बच गया आपके पास में 2a प्लस 2n माइनस 1 और गुणे पे d। ठीक है बच्चों, और यहां से जब माइनस हमने n बटा 2 बाहर ले लिए हैं तो माइनस यहां दोनों में ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2a, और यहां भी माइनस जाएगा तो प्लस गुणा माइनस माइनस n माइनस 1 गुणे पे d। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट हम यहां पर से हमने ब्रैकेट खोल दिया, इस पे n बटा 2 बाहर लेके गए हैं। यहां इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए आप, 3n बटे पे 2, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4a, है ना, 2 का गुणा बचा हुआ है वहां पर, और प्लस 2 का गुणा, चाहे तो आप गुणा कर दीजिए यहाँ अंदर पे, कोई दिक्कत नहीं, d का गुणा मत करिए क्योंकि d यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं हम लोग अंदर पे ही,
4n माइनस 2 एकम 2 और गुणे पे आ गया d। आगे लिखा हुआ है -2a और माइनस में n माइनस 1 गुणे पे d। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट इस पे? चलिए आगे इसको हम हल करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3n बटा 2 तो हमने यहां पर लिखा आपका 3n बटे में 2। आगे क्या बच रहा है देखिए बच्चों, 4a और 2a माइनस में है, तो 4a में से 2a गया तो कितना बचेगा बच्चों आपका 2a। ठीक है, और देखिए यहां पर प्लस में यहां पे d है और यहां पे d है, तो हम दोनों जगह से हमने d को कॉमन लिया, तो प्लस हमने लिखा यहां पर d। और क्या बचेगा बच्चों कॉमन पे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर बचेगा कॉमन पे 4n माइनस 2, तो यहां हमने लिखा 4n माइनस 2। और यहां पर क्या बचेगा बच्चों n माइनस 1, लेकिन माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस दोनों पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -n प्लस 1। आ गया डी आपका कॉमन पे, कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? चलिए इसको हल कर लें आप लोग थोड़ा सा। 3n बटा 2 क्या बचेगा यहां पर देखिए 2a प्लस, पहले इसको हल कर लेते हैं। 4n में से n गया, क्या बचा बच्चों यहां पर 3n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचेगा -1 और गुणे पे है आपके पास में d। और आप देखें यही का यही हमारा मान है आपके S3 का। देखिए 3n बटा 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, वही दिख रहा है आपको। और ये किसके बराबर है हमारा S3 के बराबर है, और यही हमको सिद्ध करना था, है ना, S3 प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिए इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये जो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, कोष्टकों का इस्तेमाल किया है, उसको देखें, उसको ध्यान रखें, उसमें कहीं पर भी गड़बड़ी ना करें। और जब भी कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, देखिए कि टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है ना। मतलब जो वृद्धि हो रही है उसमें प्रति वर्ष वो एक समान है, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या हम कहें सार्व अंतर, है ना, कि एक निश्चित क्रम के अंतर के साथ टेलीविजनों की संख्या प्रति वर्ष जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या कितनी होगी, है ना, ए का मान। दूसरा 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या कितनी होगी, है ना, A9 का मान। और तीसरा बोला है प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या कितनी होगी, मतलब 7 वर्षों में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या का योग S7। क्लियर है बात बच्चों? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे रखा हुआ है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि आपको दे रखा हुआ है तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमको दिया है तीसरे वर्ष में, मतलब A3 बराबर दिया है कितना आपको 600, और उसके बाद बोलता है 7वें वर्ष में, मतलब A7 दिया है कितना 700, ऐसा आप लिख सकते हैं। और हमको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में कितना, और आगे ज्ञात करना है 9वें वर्ष में कितने टेलीविजन। तो चलिए इतना हमको दिया हुआ है, इससे हमको बाकी प्रथम पद सार्वंतर वगैरह निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं यहां पर कि माना प्रथम पद ए, है ना, यहां से लिख लेते हैं हम लोग, माना प्रथम पद ए व सार्व अंतर D है। क्लियर है बच्चों यहां तक? सार्वंतर हमने D ले लिया। अब चूंकि पदों का मान दे रखा हुआ है, तो आपको पदों का सूत्र आपको पता हुआ है कि nवां पद कितना होता है, आप जानते हैं इसको। nवां पद an बराबर आपने कई बार पढ़ा हुआ है a प्लस n माइनस 1 गुणे पे D। तो यहां से इस सूत्र से आप A3 और A7 के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो A3 यदि इसी सूत्र में आप रखें तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो A प्रथम पद तो हमको दिया नहीं, हमने A माना हुआ है, प्लस 3, मतलब n का मान जो है आपका वो 3 है, 3 माइनस 1 गुणे पे D का भी मान आपने निकालना है। तो बराबर पे कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पर, अच्छा ये बराबर A3 का मान आपको दिया हुआ है। कितना दिया है बच्चों A3 का मान 600, यहां रख लेते हैं, नीचे हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, A प्लस 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2D बराबर पे 600।
देखिए आ गया ये आपका पहला समीकरण यहां से। फिर इसी तरीके से तथा कर लेते हैं हम लोग इसको, हमको दिया हुआ है 7वां, तो a7 हम लिख सकते हैं। a7 बराबर पे क्या हो जाएगा, सूत्र पे रखिए, a प्लस 7 माइनस 1 गुणे पे d बराबर दिया है आपको 700। क्लियर है बात बच्चों? हल करिए इसको, तो a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर आ गया बच्चों 700। क्लियर है बात यहां तक? अब आपको दो समीकरण मिल गए रैखिक वाले, अब आप आसानी से इन दोनों को घटाएंगे तो आपका a और a यहां से कट जाएगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं डायरेक्ट, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो रखिए यहां पर 1 का मान कितना है जरा बताइए मुझे, a प्लस 2d बराबर है 600 और दूसरा है a प्लस 6d बराबर पे 700, और इनको घटाते हैं तो नीचे के सारे चिन्ह जो होंगे वो बदल जाएंगे। देखिए a और a कट गया, 2d माइनस 6d क्या बचेगा, माइनस 4d, 600 माइनस 700 तो क्या बचेगा, माइनस 100। ये यहां से कटा, d बराबर आ गया बच्चों 100 बटे में 4, मतलब आ गया ये 25। ठीक है, तो सार्वंतर का मान आपको क्या मिल गया बच्चों, 25 मिल गया। सार्वंतर जब मिल गया है तो आप किसी भी समीकरण में रख दें, a का मान आ जाएगा आपका। तो हमने यहां पर लिखा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए बच्चों समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए आपका a प्लस 2d बराबर 600, जहां d का मान आपको पता है, तो a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है बच्चों, 25 बराबर 600। हल करिए इसको, तो a प्लस 25 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 50 बराबर 600, और जब आप a का मान निकालोगे तो 50 उधर गया माइनस में जाएगा, तो 600 माइनस 50 बराबर बचेगा 550। ठीक है, तो ये पहला चीज तो आपको मिल गया ना यहाँ पर, यही तो है आपका प्रथम पद, है ना। आपसे प्रश्न में पूछा भी हुआ है कि पहले वर्ष में कितनी टीवी थी, कितने टेलीविजन बनाए गए थे, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, तो वो हमको प्रथम वर्ष में मिल गया, कितनी है आपकी बच्चों, 550। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में हमको हमसे पूछा हुआ है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। तो चलिए यहां से इसको हम देखते हैं जरा, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, दूसरा यहां से हम हेडिंग डाल लेते हैं, है ना। तो 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम A9, और रखिए सूत्र में डायरेक्ट में आप क्या लिखा है आपका, a प्लस 9, n का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 9 ना, 9 माइनस 1 गुणे पे d। आप चाहो तो डायरेक्ट रख दो, यहाँ पर एक काम करते हैं डायरेक्ट रखते हैं, जगह यहाँ पे कम दिख रही है। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान आपको मिल गया है, कितना है बच्चों आपका 550, है ना, प्लस n का मान कितना है बच्चों 9, 9वें वर्ष में बोल रहा है, 9 माइनस 1 और गुणे पे d का मान आया है बच्चों आपका 25। हल करें इसको, कितना आ जाएगा देखिए, तो 550 प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 8, और गुणे पे है आपका यहाँ पर 25। इसको आप हल करेंगे तो 550 प्लस में 25 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 200, और जोड़ा आपने इसको तो 5 2 750। तो देखिए 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या आपको मिल गई 750। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, पहला ये मिल गया था, दूसरा वो मिल गया। और तीसरा आपसे पूछा हुआ है कि प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। तो तीसरे को हम चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो कुल टेलीविजनों की संख्या मतलब योग बोला है ना, तो n पदों के योग का सूत्र हमको लगाना है यहाँ पर, n पदों का योग। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र आप जानते हैं। तो रखिए इसमें आपको कितने पदों का योग चाहिए, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। तो प्रथम 7 वर्ष का कुल योग मतलब S7 बराबर पे n का मान क्या हो जाएगा बच्चों 7 बटा 2 आ गया 2a का मान है बच्चों आपका 550 प्लस में n का मान तो 7 है माइनस 1 और गुणे पे d का मान है आपका 25। ठीक है बच्चों, हल कर लिया उस पर रख करके, हल करिए 7 बटा 2, देखिए 2 गुणा 550 कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा आपका 110, 1100 है ना, और प्लस में 7 में से गया 6 बचा, तो 25 छक्का है ना, तो 25 छक्के 150 आ जाएगा यहाँ पर। ये फिर से हल कर लें इसको, 7/2 जोड़ दीजिए इसको, गुणे पे कितना आ जाएगा 1100 प्लस 150, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1250। क्लियर है इतनी बात? चाहे तो आप यहीं पर इसको कट कर सकते हैं या फिर पहले गुणा कर लीजिए, 7 से आसानी से गुणा हो जाएगा। 7 नाम 0 आ गया आपका, 7 बना 35 की 5 आ गया, 3 आया हाथ में, 7 दूना 14 और 3 17 की 7 हाथ में 1 आया, 7 एकम 7 और 1 8, 8750 बटे में 2। और इसको जब आप हल करेंगे बच्चों, भाग दीजिए, कितना आ रहा है 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 1 2 पंचे 10। मतलब कि प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या कितनी हो गई आपकी 4375। तो इस तरीके से आपको तीनों आंसर यहां पर क्वेश्चन के मिल गए। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। इस निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस तरह है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है? क्लियर है बात बच्चों? तो देखिए ठीक है, हमको यहाँ पर पहले दिन में 200 देना पड़ेगा, दूसरे दिन में 250, तीसरे दिन में 300, तो प्रथम पद सार्वंतर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, हमको ये कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि हमको 30वें दिन में कितना राशि देना पड़ेगा ये मान निकालना है या कुल 30 दिन में उसको कितना देना पड़ेगा। समझिएगा आप बात को, क्योंकि जब वो जुर्माना दे रहा है तो पहले दिन के लिए 200 दे रहा है और हर दिन जो है जुर्माना उसका 50 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो भाई जितने दिन बाद वो, जैसे 30 दिन विलंब करता है वो, तो 30 दिन बाद तक जितना उसका जुर्माना बढ़ जाएगा उसको वो देना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है जहां तक मैं, जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को दोनों तरीकों से हल करेंगे। एक तो जो मैं सोच रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 30 दिन में दी गई 30 दिन बाद जुर्माने की राशि, या हम कहें 30वें दिन जुर्माने की राशि क्या होगी, मतलब A30 का मान आपको निकालना है। और किताब के हिसाब से जो दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है आपको 30 दिन का कुल योग। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं प्रश्न में। आपको जब भी आएगा बोर्ड में तो बिल्कुल क्लियर आएगा, आपको उसमें दिखेगा कि आपको इसमें पदों का योग करना है या पद का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान रखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले हमको क्या रखा है, पहले दिन के लिए 200, तो चलिए जो दिया है उसको हम वहां से शुरू करते हैं। प्रथम पद मान लेते हैं इसको बच्चों हम लोग। तो प्रथम पद जो है आपको वो दे रखा हुआ है A बराबर 200 दे रखा है। सार्वंतर आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों, दो क्रमागत पदों का अंतर, तो है ना, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं तो 250 माइनस 200, तो D का मान आ गया बच्चों आपका 50। ये क्लियर हो गया। अब यदि बोलता है आपको कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है। क्लियर बात बच्चों? तो 30 दिन विलंब करता है मतलब सॉरी, हमको वहां पर 30वें दिन का राशि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब उस पद का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर nवां पद का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने जो समझाया उसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कैसे हम इसमें चल रहे हैं। तो nवां पद an बराबर क्या होता है सूत्र बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। और 30वें पद का निकालना है, मतलब A30 निकालना है आपको, बराबर A का मान आपको दिया हुआ है, रखिए यहाँ पर 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1 और गुणे पे D का मान कितना है बच्चों आपका 50। हल करिए इसको बच्चों, तो 200 प्लस सॉरी 30 में से गया 29 आ गया, 29 और गुणे पे आ गया आपका 50। इसको आप हल करेंगे तो देखिए 200 प्लस 29 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 2 10 4 14 और एक 0 है यहाँ पर 1450 बराबर ये आ गया बच्चों आपको 1650। ठीक है,
अतः 30वें दिन द्वारा, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, है ना, 30 दिन विलंब पर, 30 दिन विलंब पर दी गई राशि बराबर हो जाएगा 1650। क्लियर है इतनी बात बच्चों? तो ये क्वेश्चन को आपको इसमें ध्यान में रखना है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसमें जो है आपका बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि उसको 30 दिन में, प्रथम 30 दिनों में कुल कितना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन का 200 रुपए है, यदि वो दूसरे दिन भी उस चीज को विलंब कर देता है, दूसरे दिन भी उसको ठेके को पूरा नहीं कर पाता है, तो पहले दिन का 200 देना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे दिन का भी 250 उसको देना पड़ेगा। मतलब वो दूसरे के लिए कुल क्या हो गया, उसका योग हो गया ना। ऐसी तो हम लोग योग का मान निकालते हैं ना, S1 + S2 + S3, तो ये जो है वो योग वाला सिस्टम हो गया। क्लियर है बात बच्चों? तो इस हिसाब से यदि हम निकालते हैं कि भाई उसको 30 दिन विलंब में कुल कितनी, प्रथम 30 दिन के विलंब में कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो उस समय हम इस पे SN का मान, योग पदों के योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने लिखा यहां पर कि प्रथम 30 दिनों में, है ना, इसको दूसरा मेथड में कर दे रहा हूं बच्चों, सेकंड, है ना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रथम 30 दिनों पे, प्रथम 30 दिनों में कुल देय राशि, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर S30 निकालेंगे, और S का फॉर्मूला क्या होता है आपका, N/2, तो 30/2 2A, तो A का मान आपको है बच्चों, यहां पर देखिए कितना है, A का मान 200 प्लस N का मान आपका 30 - 1 और गुणे पे D का मान है, तो ये है आपका 50। ठीक है बच्चों, रख दिया आपने इसमें। तो 30/2 आपको पता है 15 आ गया, यहाँ पर 2 × 200 कितना हो जाएगा बच्चों, 400 प्लस 30 में से 1 गया, 29 आ गया, 29 × 50 मिल गया। और आपने अभी 29 × 50 किया हुआ है, उसको हम वहां से डायरेक्ट उठा लेंगे। 400 प्लस 29 × 50 ये हमारा आया था 1450। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो देखिए 15 और गुणे पे डायरेक्ट ले आते हैं इसको, तो 15 × 1450 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपका 1850। और इसको जब आप गुणा करते हो तो 15 शून्य 0, 15 पचे 75 का 5 हाथ में आया 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 हाथ में आया 2 12 है ना। 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 15 12 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27,750। प्रश्न को ध्यान में रखना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन विलंब करता है। तो 30 दिन जैसा कि प्रश्न है उसके हिसाब से 30 दिन हमारा ये प्रश्न होना चाहिए, ये इसका उत्तर होना चाहिए। 30 दिन विलंब पर दी गई राशि 1650 है। फिर से आप इसको ध्यान में रखिएगा, यही हमारा एग्जैक्टली होना चाहिए, यहां पर ये सेकंड वाला मेथड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा ये।